प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? प्रपोज डिविडेंड होता है जब कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि इतना डिविडेंड हम बांटेंगे शेयर होल्डर्स में, इतना डिविडेंड पे करेंगे। तो अभी उन्होंने क्या तैयार किया है? एक प्रपोजल तैयार किया है। तो उस प्रपोजल में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स की अप्रूवल उनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है कि सिर्फ प्रपोज हुआ है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ प्रपोज हुआ है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। तो अगर इन केस, तो प्रपोज डिविडेंड जो आइटम हमें दिया होगा वो या तो बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा। बैलेंस शीट के अंदर कहां पर आता है प्रपोज डिविडेंड? ये बेटा करंट लायबिलिटीज में आता है, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, यानी आउटसाइड द बैलेंस शीट दी होगी। जैसे गुडविल हमें वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, और प्रपोज डिविडेंड 2 डेट्स पे दिया होगा, एक ओपनिंग पे एक क्लोजिंग पे। ठीक है, चाहे वो इनसाइड दिया हो या फिर आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया हो। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है प्रपोज डिविडेंड, अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है हमें प्रपोज डिविडेंड, तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ठीक है, तो 2 डिविडेंड दिए होंगे, एक दिया होगा ओपनिंग में और एक दिया होगा क्लोजिंग में। ओपनिंग में और एक क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग वाले डिविडेंड को हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी हमने किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ कि अगर हमें प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में दिया हुआ है, तो क्लोजिंग वाले को हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, और ओपनिंग वाले प्रपोज डिविडेंड को हम लेस करेंगे इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमने ऐड क्यों किया? ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि ओपनिंग वाला हमें माइनस करना है। ठीक है, फाइनेंसिंग में से। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हमें प्रपोज डिविडेंड आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है कि डिविडेंड प्रपोज किया गया हुआ है और उसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर कर देंगे। उस केस में हम क्लोजिंग बैलेंस में जो क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड हमें गिवन होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, और ओपनिंग में जो प्रपोज डिविडेंड होगा ये हम ऐड करेंगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और लेस करेंगे इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर हमें प्रपोज डिविडेंड आउटसाइड द बैलेंस शीट दी हुई है और इसके दोनों बैलेंसेज हैं हमारे पास, तो क्लोजिंग बैलेंस को हम इग्नोर कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे किस में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जैसे इसको ऐड किया था, और लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। ठीक है, लेस का मतलब इसको आउटफ्लो मानकर फाइनेंसिंग में से माइनस कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होंगी, लेकिन हमें एक फुल प्लेज बैलेंस शीट गिवन होगी, तो उस बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है हम ये भी सीखेंगे इस क्वेश्चन में, और इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है ये भी सीखेंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है अभी बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर हमें बैलेंस शीट दी हुई है फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 19। तो डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, मेरे पास ओल्ड एडिशन है, और हमें बैलेंस शीट में 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ये हमारी क्लोजिंग की हो जाएगी और ये ओपनिंग की हो जाएगी। फिर इसके बाद बैलेंस शीट के साथ हमें नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स बेटा बैलेंस शीट की डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो टेंजिबल एसेट्स,
तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर भी एसेट्स होंगे ना, तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए कि टेंजिबल में कौन कौन से एसेट्स हैं, मुझे नोट्स टू अकाउंट्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है एंड प्लांट एंड मशीनरी है। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जो हमारी मेजर हेडिंग्स होती हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है यहाँ पर, तो रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल्स कहाँ मिलेंगी, ये रही यहाँ पर। इसके अंदर जनरल रिजर्व है और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बैलेंस बचा हुआ है। फिर इसके बाद थर्ड देखते हैं, तो इसके अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज की डिटेल्स कहाँ पर होंगी, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की डिटेल्स हमें यहाँ दी हुई है। इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमारी डिटेल्स दी होती हैं बैलेंस शीट की। तो क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी। हाँ, एक चीज और याद रखना कि हम जो फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को ही दिया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस को नहीं दिया जाता। प्रेफरेंस को तो उनके फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर ended 31st March 18 and 19 are 39,000 and 45,000। तो इसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, 39,000 एंड 45,000। 39,000 हमारा ओपनिंग है और 45,000 हमारा क्लोजिंग है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में है और इसका ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सब बेटा क्वेश्चन निकाल लो अपनी बुक में, बड़ा क्वेश्चन है तो मैं गिवन नहीं लिख पाऊंगा इसमें। चलो, तो यहाँ पर आएगा हमारा इनफ्लो और ये आएगा हमारा आउटफ्लो, ये हो जाएगा रुपीस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन से आइटम्स ढूंढने हैं, हमें वो आइटम्स ढूंढने हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कवर होंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो कंपनी फंड अरेंज करती है, फंड से रिलेटेड आइटम्स आएंगे। तो फंड सबसे पहला शेयर कैपिटल हो गया, ये भी तो ओनर्स का फंड होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमें ओपनिंग में 3 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग में 3,50,000 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 50,000 रुपए के शेयर हमने और बेचे हैं, यानी इशू किए हैं। तो 50,000 हमारे पास और आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनफ्लो में लिखेंगे इक्विटी शेयर्स इशू 50,000, ठीक है, लिख दिया। ये हमारा इनफ्लो हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है। अब बेटा जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इसकी वजह से हमारे पास कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, ठीक है। फिर और देखते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स भी कोई हमने उधार नहीं लिया हुआ, ये तो उधार पे गुड्स खरीदे हुए हैं, पैसे उधार नहीं लिए हुए, तो ये भी नहीं आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज भी नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नॉन कैश होता है हमारा, इससे कैश आता जाता नहीं है। फिर आते हैं एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे जो भी हमारे पास चीजें दी हुई हैं, तो बेटा एसेट साइड में तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, हमने जो पैसे अरेंज किए हैं तो वो तो लायबिलिटी साइड में ही होती है, ठीक है। तो बस यही चीज आएगी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो इनफ्लो हो गया 50,000 का। अब देखते हैं प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा। तो प्रपोज डिविडेंड के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर प्रपोज डिविडेंड हमें आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करेंगे, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो हमें 45,000 दिया हुआ है उसको इग्नोर कर देंगे, और ओपनिंग बैलेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। तो क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं बना रहे हैं, ठीक है, नहीं बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनेंसिंग में से माइनस कर देंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। कौन से वाला, ओपनिंग वाला, और ये है 39,000। तो जब हमने नेट कैश फ्लो निकाला तो वो कितना आएगा, 11,000। ये कैश इनफ्लो है, तो इसको हम लिखेंगे
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 11,000। ठीक है, हम जो क्वेश्चन ये हमने किया है बेटा, ये फुल प्लेज क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्वेस्टिंग भी हमें निकालना था, फाइनेंसिंग भी निकालना था और ऑपरेटिंग भी निकालना था, लेकिन क्योंकि अभी हम फाइनेंसिंग कवर कर रहे हैं तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकाला है। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं। सबको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ? नो सर। चलो कुछ भी नहीं पूछना। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको यूज करके हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट करेंगे। तो हम करेंगे, मेरे पास है एग्जांपल। चलो मेरे पास है बेटा अभी एग्जांपल नंबर 53। एग्जाम्पल नंबर 53 है मेरे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को यूज करके हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है कि पीस ऑफ मशीनरी हमने बेचा है, तो क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो ये इररेलेवेंट है, इसका कुछ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स भी हमारा फाइनेंसिंग में नहीं आता है। डिबेंचर्स हमारे फाइनेंसिंग में आते हैं। तो डिबेंचर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो एडिशनल डिबेंचर इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो 1 अक्टूबर 2018 को इशू किए गए हैं। ठीक है, प्लस बैंक लोन वॉज रीपेड। अगर हमने कोई बैंक लोन की रिपेमेंट किया, वापस किया है बैंक को लोन, तो उसकी रिपेमेंट भी सेम डेट पर यानी 1 अक्टूबर 2018 को की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट में the shareholders approved the redemption of 10% preference shares of 60,000 at a premium of 5%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ पैसे वापस किए हैं। कितने पैसे वापस किए हैं? 60,000 वापस किए। तो ये भी फाइनेंसिंग में आएगा आउटफ्लो में, और वो भी 5% प्रीमियम के साथ। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे वापस दिए। तो 60,000 तो वापस किए हैं, प्लस 5% एक्स्ट्रा भी हमने पे किया है। ठीक है, फिर इसके बाद द एनुअल जनरल मीटिंग held on 20th September 2018, although the terms of issue did not provide for redemption at a premium, accordingly the shares were redeemed। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इररिलेवेंट है, बस हमें ये देखना है कि हमने प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के आगे 1 लिखा हुआ है नोट नंबर, तो नोट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा हमें। तो शेयर कैपिटल के लिए हम आए, तो इसके अंदर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 270 थी, अब 3,30,000 हो गई, यानी ये इनफ्लो हो गया, शेयर्स हमने इशू कर दिए। तो इस एग्जाम्पल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों करेंगे। तो हमने इक्विटी शेयर्स इशूड किए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड कितने थे ओपनिंग में? ओपनिंग में 270 थे, अब 3,30,000 हो गए। तो 60,000 की शेयर कैपिटल हमने इशू किया है, तो ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा 60,000। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 180 थी और 120 हो गई। 180 थी 120 हो गई, इसका मतलब 60,000 के प्रेफरेंस शेयर हमने वापस कर दिए। तो ये किस में जाएगा? ये अब बेटा हमारा आउटफ्लो में जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसको बोलते हैं रिडीम्ड।
ठीक है, तो कितना 60,000। अब ध्यान से देखो, हमने 5% एक्स्ट्रा भी तो दिया है, तो वो भी आउटफ्लो में जाएगा। तो माइनस करेंगे साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम का मतलब जो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना, इसका 5% कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3,000। तो ये भी हमने माइनस कर दिया, ये भी कैश हमारे पास से चला गया है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने शेयर कैपिटल हो गया, तो अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें 8% डिवेंचर्स गिवन है, 90 के थे और अब 1,56,000 के हो गए। 90,000 के थे और अब 1,56,000 के हो गए। इसका मतलब डिवेंचर्स भी हमने इशू किए हैं, तो पैसे आए हैं हमारे पास, कितने आए हैं 66,000। तो डिवेंचर्स भी हमारे पास 66,000 के पैसे आए हैं डिवेंचर्स इशू करने पे, तो ये इनफ्लो में डालेंगे। 8% डिवेंचर्स इशूड, तो क्या हमें पता है कि हमने कौन सी डेट को इशू किए हैं? हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेट गिवन थी 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर को हमने इशू किए हैं। ये डेट कहाँ पर काम आएगी? ये काम आएगी जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ओपनिंग में ये 90,000 थे। ठीक है, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो 90,000 थे ओपनिंग में, और क्लोजिंग में कितने हैं ये? क्लोजिंग में 1,56,000 है। ठीक है, तो मैंने जो 66 इशू किए वो कब इशू किए? 1/10 को। तो सिंपल है, 90,000 पे 8% इंटरेस्ट 6 महीने का, और फिर 156 पे 6 महीने का। ठीक है, वही जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यूज करते थे, कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए यूज किया, वही हम इंटरेस्ट के लिए करेंगे। तो 90,000 पे 8% 6 महीने का हो जाएगा हमारा 90,000 इंटू 8%। तो 6 महीने का 156 पे निकलेगा, 156,000 पे 8% 6 महीने का, तो ये आएगा 6240। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3600। तो टोटल हमारा आया 9840। तो इतना इंटरेस्ट बेटा हमने पे कर दिया होगा। ठीक है, डिबेंचर का इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये आउटफ्लो हो जाएगा फाइनेंसिंग में 9,840 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर्स का रोल खत्म हो गया पूरा। चलो और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फिर इसके पास है हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स था, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 8% बैंक लोन है, 8% इंटरेस्ट रेट है, बैंक लोन है। तो बैंक लोन हमने देखा पहले 30,000 था और अब 24,000 हो गया। क्यों? क्योंकि 6,000 हमने वापस कर दिए होंगे बैंक को, तो 6,000 का हमारा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे बैंक लोन रिपेड 6,000, ये भी पैसे चले गए हमारे पास से। ठीक है, प्लस हमने इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा ना बैंक लोन पर, तो अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बैंक लोन बेटा ओपनिंग में था 30,000, अब हो गया 24,000। तो जो 6,000 हमने पे किए वो कब पे किए? वो 1/10 को पे किए, गिवन है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो 30,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 8%, 30,000 इंटू 8% 6 महीने का, तो ये आएगा 1,200 रुपये। फिर 24,000 पे 6 महीने का लगेगा, तो 24,000 इंटू 8% 6 महीने का, ये हो जाएगा 960। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2160, 2160। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गया हमारे पास से? 2160। तो इसके बदले भी कैश जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो उधार पर नहीं चलती है, उसके बदले हमें पेमेंट करनी होती है, तो ये कैश हमारे पास से चला जाएगा। और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ये नहीं आते हैं फाइनेंसिंग में। फिर इसके बाद हमें एसेट्स गिवन है और एसेट्स भी नहीं आते हैं फाइनेंसिंग में।
तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कोई डिविडेंड की पेमेंट तो नहीं रह गई है। तो डिविडेंड की पेमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने शेयर कैपिटल की डिटेल्स पर। हाँ, अब आते हैं हम 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 10% लिखा है, इसका मतलब 10% डिविडेंड हमने पे किया होगा। 10% डिविडेंड हमने पे किया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने कौन से अमाउंट पे किया होगा, 1,80,000 या फिर 1,20,000, ठीक है। तो डिविडेंड की पेमेंट हम जानते हैं ईयर एंड पे ही होती है या फिर ईयर एंड के बाद। और ये जो 60,000 के डिवेंचर 60,000 के जो प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम करे थे वो 20 सितंबर को किए थे, ठीक है। और डिविडेंड कब दिया होगा, ये दिया होगा लास्ट डेट पर 31 मार्च पे। तो हमने 1,20,000 पे दिया होगा, क्योंकि 60,000 के जो शेयर होल्डर्स थे उनको पैसे हम पहले वापस कर चुके थे। तो जो लास्ट डेट पर बचे होंगे उन्हीं को तो डिविडेंड देंगे। तो सिंपल है, 1,20,000 का 10% यानी 12,000 रुपये डिविडेंड हमने दे दिया। तो ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ इसको प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमने ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया। तो 12,000 रुपये हमारे पास से डिविडेंड चला गया, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है। तो वापस आते हैं अपने। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, जो शेयर इशू करके कंपनी अर्न करती है, ठीक है। जो कंपनी शेयर इशू करके अर्न करती है, ठीक है। कैसे, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। मान लेते हैं बेटा हमारा शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, और क्या हम उसको ज़्यादा में बेच सकते हैं? हाँ, हम उसको ज़्यादा में इशू कर सकते हैं। तो अगर हम उसको मान लेते हैं कि 30 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो हमारा प्रीमियम होगा। जैसे हमने प्रीमियम पे रिडीम किए थे शेयर्स 5% पे, इसी तरह हम इशू भी कर सकते हैं। तो अगर रिडीम कर रहे हैं तो 5% जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमारा लॉस हो जाता है, और अगर हम इशू कर रहे हैं और 5% एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं फिर से देखो इसको, तो यहाँ पर क्या है, 0 से 6,000 हो गया, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तभी तो ये रिजर्व के अंदर आया है 6,000, नहीं तो आता ही नहीं। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमें 5% का जो प्रीमियम हमने दिया था उसका लॉस हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है। तो हमें इस अकाउंट को एक बार ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना रहा हूँ। तो इसका ओपनिंग बैलेंस मुझे बताओगे कहाँ पर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? कहाँ पर आएगा इसका ओपनिंग बैलेंस? क्योंकि ये हमारा रिजर्व है, तो रिजर्व लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। ओपनिंग बैलेंस 0 था, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस था 6,000, ठीक है। और जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जब लॉस होगा तो हम एसपीआर को कम कर देंगे डेबिट करके, और जब प्रॉफिट होगा तो एसपीआर को इंक्रीज कर देंगे क्रेडिट करके। तो हमने जो 3,000 का प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया था, ये देखो ये रहा यहाँ पर, ये लॉस था हमारा, तो इसको क्या किया होगा हमने, यहाँ से पे किया होगा। तो इसको लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये लॉस था हमारा 3,000, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो 9,000, यहाँ पर भी 9,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, 6,000, सॉरी 9,000 आया। तो ये 9,000 क्या है, ये 9,000 बेटा हमने प्रीमियम रिसीव किया होगा। किस चीज पे रिसीव किया होगा? हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, तो इस पे प्रीमियम हमें मिला होगा कितना, 9,000।
तो इसको लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू। तो ये 9,000 भी हमें कैश में मिला होगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा इनफ्लो में, प्रीमियम ऑन इशू 9,000। तो देखते हैं अब हमारा कैश फ्लो कितना आएगा। तो सबसे पहले इनफ्लो ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1,35,000। ठीक है, अब इसका टोटल देखते हैं कितना आएगा। 60,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 9,840 प्लस 6,000 प्लस 2,160 प्लस 12,000, तो 93,000 हमारा टोटल आउटफ्लो है। तो इनफ्लो 1,35,000 है, आउटफ्लो इतना है। तो नेट कैश फ्लो कितना आएगा? तो नेट कैश फ्लो आ गया हमारे पास 1,35,000 माइनस 93, 42,000। तो नेट कैश फ्लो हमारे पास कितना आया है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? ये आएगा बेटा 42,000। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन कुछ पूछना है इसमें? सबको क्लियर है? सबको एसपीआर का ट्रीटमेंट आ गया? एसपीआर का ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रीमियम ऑन इशू। प्रीमियम ऑन इशू हमारे लिए इनकम होती है, वो भी कैश की इनकम, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम पे करते हैं तो ये हमारा लॉस होता है, वो भी कैश में जो लॉस होता है, क्योंकि इसकी पेमेंट करनी पड़ती है हमें साथ में। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अगर कोई भी डाउट है तो अभी शेयर कर लो, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबको क्लियर है? चलो, तो कल हम क्या करेंगे? सबको क्लियर है? तो क्या करोगे बेटा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, या भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर उसके अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट करोगे, प्लस इन्वेस्टिंग भी करोगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट करोगे। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? कल से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक बीच में रह गया है अभी तक इस चैप्टर में, तो बेटा पर्सनली भी मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं समझा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अगर ये सब समझ नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल मिलेंगे हम सेम अपने रेगुलर टाइम पर। तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखो और होमवर्क ज़रूर करो। ठीक है, आज ही कर लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, गुड बाय, टेक केयर।